नेक्स्ट इज़ चैप्टर नंबर 29 जो कि रीनल का ये चैप्टर है, ये भी हाईली लिंक होता है कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अब इसमें बताया कि टोटल, पहले बताया होगा टोटल बॉडी वाटर कंट्रोल करने के दो फैक्टर होते हैं, एक जितना पानी हम पीते हैं यानी कि फ्लूइड के इनटेक, और दूसरा उसका रिमूवल यानी कि रीनल वाटर एक्सक्रीशन कैसे हो रही होती है। अब पहले पॉइंट ये है, हमारी बॉडी में अगर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा और ऑस्मोलैरिटी कम होगी तो क्या होगा, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब है कि बॉडी में हमारे पास सल्यूट की क्या कंसिडरेशन है। अब इस पेज पे यही समझाया हुआ है कि हमारे पास ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो क्या रिस्पॉन्स होगा और कम है तो क्या रिस्पॉन्स होगा। ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है यानी कि कंसनट्रेट, यानी कि हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा सल्यूट हैं, तो वो हमारी बॉडी क्या करेगी, वाटर को, अब हमने क्या करना है, वाटर को हमने कंजर्व करना है और सल्यूट को निकालना है। तो हमारे पास जो बॉडी होगी, अगर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो हाइपरऑस्मोटिक फ्लूइड में पाइट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच आएगा और वो रीनल ट्यूब्यूल्स में जाके परमिबिलिटी वाटर को इंक्रीज़ करेगा ताकि वाटर जो कि है वो रीअब्जॉर्ब हो सके, और इस तरह जो कि यूरिन हमारे पास आउटपुट होगा वो कंसनट्रेटेड होगा। और अगर हमारे पास हाइपोस्मोटिक होता है यानी कि बॉडी में हमारे पास सल्यूट कम और पानी ज़्यादा होता, तो हमारी बॉडी फिर करती कि वाटर हमारे पास से रिमूव होता, यानी कि तब हमारे पास डाइल्यूट यूरिन रिलीज होता अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो ये बताया बताया हुआ है हमारे पास पूरा कि बॉडी की ऑस्मोलैरिटी कैसे लिंक होती है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन के साथ। आगे एंटीडायरेटिक हार्मोन का रोल बताया हुआ है, आप लोगों को पहले पता होगा, कॉर्टिकल कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स और डक्ट्स पे जाके ऐड करता है और वो वाटर की परमिबिलिटी को इंक्रीज करता है ताकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो सके। आगे है रीनल मैकेनिज्म फॉर एक्सक्रीशन ऑफ द डाइल्यूट यूरिन। तो वो भी सारा यही प्रोसेस है कि हाइपरऑस्मोटिक हाइपोस्मोटिक में क्या होता है। ये बस इतना है कि हाइपरऑस्मोटिक और हाइपोस्मोटिक में क्या हो रहा है, अगर आपको पता है तो ये इतना काफ़ी है करने के लिए। नेक्स्ट एक वाइवा पॉइंट के लिए ग्राफ है, इस ग्राफ में बताया गया 1 लीटर वाटर कोई पर्सन हमारे पास ड्रिंक करता है, तो उसमें ये है कि ऑस्मोलैरिटी जो कि होगी, पहले हमारे पास ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ हो जाएगी यानी कि जो कि सल्यूट कंसेंट्रेशन वो डिक्रीज़ हो जाएगी, पर वाटर की इनटेक हुई है ना, और जो कि यूरिन फ्लो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जो कि हमारे पास सल्यूट की एक्सक्रीशन है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी। सल्यूट की एक्सक्रीशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट, दिस इज़ योर एमसीक्यूज़ के जितना भी पानी पी लो, सल्यूट में जो एक्सक्रीट होना है वो कांस्टेंट ही रहना है, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की जो कि इनिशियली फॉर्मेशन होती है ना, उसमें उसकी ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल प्लाज्मा के इक्वल होती है। नेक्स्ट उसने बताया कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में हमारे पास आइजोस्मोटिक ट्यूबुलर फ्लूइड होता है। ये आपके पिछले चैप्टर से लिंक करता है जो चैप्टर नंबर 28 है उससे, ठीक है। ट्यूबुलर फ्लूइड डाइल्यूटेड इन स्टैंडिंग लूप ऑफ फैमिली हम आगे भी पढ़ेंगे, और जो कि असेंडिंग लूप ऑफ फैमिली होता है उसमें आके फ्लूइड होता है हाइपोस्मोटिक हो जाता है, ठीक है। ये भी बताया हुआ है। ट्यूडिस्टिक लाइक ट्यूब्यूल में फर्दर डाइल्यूट होता है इन द एब्सेंस ऑफ एडीएच हो या ना हो, ठीक है। ये एमसीक्यूज लाइन है कि दस रिगार्डलेस ऑफ वेदर एडीएच इज प्रेजेंट और एब्सेंट फ्लूइड लिविंग द अर्ली डिस्ट्रिक्ट ट्यूबुलर सेगमेंट इज हाइपोस्मोटिक विद एन ऑस्मोलैरिटी ऑफ ओनली अबाउट 1/3 द ऑस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा। नेक्स्ट हम आते हैं किडनी कंजर्व वाटर बाय एक्सक्रीटिंग कंसंट्रेटेड यूरिन। यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है इसके कुछ एसक्यूज। पहला आता है कि ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम क्या होता है। ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम होता है जो हमारे यूरिन में सॉलिड कंटेंट है उसकी एक्सक्रीशन के लिए जितना वाटर रिक्वायर होता है उसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम। ऑब्लिगेटरी यूरिन की वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम की वैल्यू होती है 0.5 लीटर पर डे। अगला यहाँ से एक वाइवा क्वेश्चन बन जाता है, इसी पैराग्राफ में बताया होगा कि सी वाटर हमारे पास डिहाइड्रेशन कॉज क्यों करता है। तो रीज़न कि सी वाटर डिहाइड्रेशन कॉज करता है कि सी वाटर इट सेल्फ बहुत ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड होता है, थर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है, थर्ड सेंटर स्टिमुलेट होंगे तो जीएफआर एक्टिवेट होगी और डिहाइड्रेशन हो जाएगी बॉडी में। तो इस वजह से जो कि होता है वो हमारे पास एक्टिवेट करता है। आगे स्पेसिफिक ग्रेविटी को बताया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि होती है वो सल्यूट कंटेंट के साथ होती है। अगर कंसनट्रेटेड सल्यूट है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज है 1.002 से 1.028 ग्राम पर मिलीलीटर तक, ये याद कर लेनी है। और मेजर करने के तरीके होते हैं डीप स्टिक्स और साथ में रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पे बताया होगा हमारे पास एक्सक्रीटिंग कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, ठीक है। अब ये एसक्यू कैसे आता है, एसक्यू कैसे होता है कि कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए किडनी में क्या मैकेनिज्म होता है और हाइपरस्मोटिक रीनल मेडुला को रखने के लिए क्या मैकेनिज्म होता है। अब ये एसक्यू जो कि है ना, इसके लिए बहुत दो चीज़ें यानी कि इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि कुछ 6-7 स्टेप्स हैं, उनको कर देना, उन्हीं को आंसर में लिख देना है, तो हमारे पास सारा हर जिस तरह मर्जी से क्वेश्चन पूछा जाए वो क्लियर होता है। अब पहले यहाँ पे बताया होगा कि अगर हमारे पास कॉन्सनट्रेटेड यूरिन होना चाहिए तो हमारे पास हाई एडीएच लेवल होना चाहिए, हाँ होने चाहिए, ताकि वाटर की परमिबिलिटी हो और वो वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाए। और जो कि हाइपरऑस्मोटिक रीनल मेडुला है वो हमारे पास मेडुला को हाइपरऑस्मोटिक रखना चाहिए ताकि वाटर का वाटर जो कि है वो रीअब्जॉर्प्शन तो हो रही है, लेकिन जो कि हमारे पास सल्यूट कंटेंट है वो भी हमारे पास कंसनट्रेटेड होकर निकल जाए, ठीक है। अब हाई लेवल एडीएच का बता दिया। अब आगे जो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं ना, वो पूछते हैं कौन से मैकेनिज्म होते हैं जो कि हमारे पास मेडुला को हाइपरऑस्मोटिक रखते हैं। पहले के कंसनट्रेटेड यूरिन कैसे आता है, कंसनट्रेटेड यूरिन आने के लिए दो चीज़ जरूरी है कि एक एडीएच हो और दूसरा हमारे पास हाइपरऑस्मोटिक रीनल मेडुला हो।
अब और हाइपरओस्मोटिक रीना मेड्यूला कैसे आएगा? हाइपरओस्मोटिक रीना मेड्यूला रखने के लिए दो मैकेनिज्म अलग से हैं। उन मैकेनिज्म में आता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंज। अब आगे हमने पढ़ना है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंज कैसे होता है। तो ये सारा आपने रीड कर लेना है, जो मैंने क्रक्स बताया आपको, जो मैंने मेन पॉइंट दिया आपको पता होगी, ठीक है। आगे ये 4 पॉइंट्स बताए हुए हैं कि क्या चीज़ें जो कि होती हैं रीना मेड्यूला का हाइपरओस्मोटिक रहता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। इन्हीं 4 पॉइंट्स को आगे हम मैनिफेस्ट करते हैं अपने पूरे काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स में, ठीक है। अब और ये जो कि ग्राफ है इसको, ये जो कि टेबल है इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको इसमें क्या बताया हुआ है, ठीक है। अब पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर को हमने समझना है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या होता है? काउंटर करंट मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि हमने जो कि मेड्यूला है ना, इसका जो कि इंटरस्टिशियम, ठीक है, ये जो कि लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, जो कि हमारे पास जॉक्सोग्लोमेरुलर नेफ्रॉन की है और ये नीचे तक जा रही है मेड्यूला के अंदर तक, और ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम आ गया। मेडुलरी इंटरस्टिशियम को कंसंट्रेटेड रखना है और ये हमारे पास साथ साथ ना कंसंट्रेशन बताइए। शुरू में उन्होंने बताया हुआ कंसंट्रेशन है वो हमारे पास बिल्कुल इक्वली सारी आ रही है, सब कुछ हमारे पास आइजोस्मोटिक है, ये स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ, बाद में लिखना जो बताता हूँ, ठीक है। अब बाद में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास स्टेप ये होता है कि जो कि थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, यहाँ से हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम क्लोराइड की बाहर की तरफ, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम क्लोराइड की बाहर की तरफ होगी, यानी कि यहाँ जो कि सल्यूट है निकल के बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर की ऑस्मोलैरिटी होगी बढ़ेगी, अंदर की ऑस्मोलैरिटी होगी वो कम होगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या होता है कि ये इतना हमारे पास ऐसे होता रहेगा कि बाहर की तरफ आ रहा है और यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी की चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पे जब ऑस्मोलैरिटी चेंज हो रही है ना, तो उधर हमारे पास साथ में 200 मिली ऑस्मोल का एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा कि 200 मिली ऑस्मोल के दोनों के दरमियान एक डिफरेंस कांस्टेंट रहना है, ठीक है। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये है। अब पहला पॉइंट जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर का बनेगा वो यही है कि एग्री ट्रांसपोर्ट हो रही है हमारे पास आयंस की फ्रॉम द थिक असेंडिंग लूप से, ठीक है। यही पता चल जाएगा स्टेप्स ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लायर में। अब और दूसरा हमारे पास स्टेप बन जाएगा कि हमारे पास 200 मिलियोस्मोल का ग्रेडियंट बनता है और क्यों बनता है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बताया कि जो कि 200 मिलियोस्मोल का ग्रेडियंट है ना, ये लिमिट ग्रेडियंट इसलिए बनती है कि कुछ हमारे पास जो कि आयंस होते हैं उनकी पैर से डिफ्यूजन होती है बैक इन ट्यूब्यूल्स। जो कुछ आयंस निकलते हैं वो हमारे पास टेंडेंसी रखते हैं कि बैक ट्यूब्यूल्स में भी जा सकें बैकवर्ड, ठीक है। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें 200 मिलियोस्मोल का रखना होता है। अब स्टेप नंबर 3 में हमारे पास ये होता है कि जो कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, अब इसमें जो कि फ्लूइड है वो आइजोस्मोटिक रहना होता है। तो ये जो कि फ्लूइड है ना, जिस तरह नीचे की तरफ आता है, ये ऑस्मोसिस के तहत अपना पानी बाहर निकालता है और अपने आप को जो कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम होता है उसके साथ उसका जो कि सल्यूट कंसंट्रेशन होती है उसके साथ ये भी कंसनट्रेटेड होने लग जाता है। यानी कि डिसेंडिंग लूप में जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो डिसेंडिंग लूप आहिस्ता आहिस्ता कंसनट्रेटेड हो ही जा रही है, तो कि पानी को बाहर निकाल रही है। पानी को बाहर निकालने की रीज़न क्या होती है? पानी डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड की तरफ मूव करता है। यहाँ जो कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से आ रहा होता है तो अब ये आइजोस्मोटिक होता है, साथ पानी लेके आ रहा होता है, तो पानी को बाहर निकाल देगा यहाँ पे इंटरस्टिशियम में, ताकि हमारे पास ये कंसंट्रेटेड हो जाए और बिल्कुल अपनी कंसंट्रेशन को इसके साथ मैनेज कर ले, ठीक है। तो ऐसे डिसेंडिंग लूप में हमारे पास नीचे की तरफ कंसंट्रेशन जो कि है सल्यूट की वो इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ से ऑस्मोसिस हो रहा है वाटर का, वो हो ही जा रहा है। तो हमारे पास थर्ड जो स्टेप आता है वो हमारे पास ये होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इसलिए हुई क्योंकि हमारे पास जो कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेले में ये हमारे पास इसका ट्यूबुलर फ्लूइड है वो हमारे पास इंटरस्टिशियम के सल्यूट के बिल्कुल एक सेम ऑस्मोलैरिटी पे आ गया है ड्यू टू द ऑस्मोसिस वाटर आउटसाइड द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेले। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बताया होगा? नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बताया होगा कि हमारे पास फ्लो ऑफ द वाटर होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ। जब यहाँ पे फ्लो ऑफ द वाटर होगा ना प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ, जो हमारे पास फिल्ट्रेट यहाँ पे हाइपर ऑस्मोटिक बनाया हुआ था ना, जिसकी सल्यूट कंसंट्रेशन बिल्कुल इसके लेवल पे आ गई थी, अब वो वाला आगे मूव कर जाएगा और यहाँ पे और वाटर आ जाएगा और सेम मैकेनिज्म उसी के साथ होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट समझ आ गई। फोर्थ पॉइंट ये है कि एंट्री ऑफ वाटर हुई है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ, और जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हमने एक हाइपरओस्मोटिक बना दिया था पूरा सल्यूट कंसंट्रेशन, जो कि हमारे पास बिल्कुल मेडुलरी इंटरस्टिशियम के साथ आ गई थी, वो आगे चली जाएगी थिक असेंडिंग लिम्फ की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वही स्टेप बताया होगा कि हमारे आगे बताया, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या होता है कि री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगी। री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों? इसलिए हो जाएगी कि जो कि न्यू हमारे पास वाटर आया ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ से निकल जाएगा और निकल के वो भी बिल्कुल हमारे पास इसके इक्वल आने की कोशिश करेगा कि जो कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसके इक्वल आ जाए, और वो आ भी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास ये सारे जो कि स्टेप 6 होगा वो हमारे पास यही बताया हुआ है कि री एंट्री ऑफ वाटर दोबारा होगी, यानी कि रेपिटेशन होगी और हमारे पास रेपिटेशन होती रहेगी यहाँ तक कि हमारे पास जो कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम है यहाँ से जो कि सोडियम क्लोराइड आके यहाँ पे जब आएगा तो वो 1200 मिली ऑस्मोल या 1400 मिली ऑस्मोल तक ना पहुँच जाए। अब समझने वाली बात यह है, जब हम लूप ऑफ हेनले की बात करें तो स्टेप्स तो लिखने वाले ही मैंने आपको बता दिया, इन्हीं स्टेप्स को आप लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है जो मैंने बताए हैं।
ठीक है। अब जो कि समझने वाली बात है, अब ट्रेड लूप ऑफ हेनले के अंदर देखो, जो कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, तो हमारे पास इन इधर देखो नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। कंसंट्रेशन इंक्रीज इसलिए हो रही है, यहाँ से ऑस्मोसिस से वाटर बाहर बाहर जा रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है। और जब हम असेंडिंग लूप से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास जो ऑस्मोलैरिटी की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब ये डिक्रीज़ क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो कि सोडियम क्लोराइड था वो बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ हो रही है, सोडियम क्लोराइड बाहर की तरफ जा रहा है। ये तो बात थी ट्यूब्यूल की। अब देखो ये हमारे पास इंटरस्टिशियम है, इंटरस्टिशियम में हम जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है। उसकी रीज़न ये है, यहाँ पे जब हम आए थे तो हमारे पास यहाँ पे ना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सल्यूट था। ठीक है, तो वहाँ से सोडियम क्लोराइड निकलना ज़्यादा निकला, ज़्यादा सोडियम क्लोराइड यहाँ से निकला, यहाँ सोडियम क्लोराइड कम निकला क्योंकि यहाँ पे जो कि हमारे पास कंसंट्रेशन थी कम हो गई थी, यहाँ पे सल्यूट कम था तो सोडियम क्लोराइड निकला कम निकला। और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ज़्यादा निकला तो उसने ज़्यादा निकल के इसको ज़्यादा हाइपर ऑस्मोटिक रीना मेड्यूला कर दिया। ये हमारे पास मेडुलरी सिस्टम को जो क्या है हाइपर ऑस्मोटिक रखता है। और ये हमारे पास काउंटर कर मल्टीप्लायर की डेफिनेशन, द प्रेस ग्रेजुअली ट्रैप्स द सल्यूट्स इन द मेडुला एंड मल्टीप्लाइज द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्टिव पंपिंग ऑफ द आयंस आउट ऑफ द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इवेंचुअली रेजिंग द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी टू 1200 to 1400 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, ये पूरा हमारे पास बताता है। साथ ही ये क्वेश्चन है काउंटर का मल्टीप्लायर का और यही पास्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पे उसने बताया होगा कि डिस्टिल और ट्यूब्यूल में कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एक्सीटम में कंसोनेंट का क्या रोल होता है। तो ये आपका बिल्कुल पिछले चैप्टर के साथ लिंक करता है, जिसमें आपको बताया होगा कि वहाँ पे एंटीडायरेटिक हार्मोन होते हैं, वो वहाँ पे एक्वापोरिन चैनल होते हैं, उनको ओपन करते हैं ताकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो सके। ये भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बस वाइवा के लिए होगा कि एंटीडायरेटिक हार्मोन वहाँ पे ऐड करता है, वाटर की परमेबिलिटी को ऑब्जॉर्व करता है और वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ती है। आगे हमारे पास आता है यूरिया का कंट्रीब्यूशन और यूरिया की मेटाबॉलिज्म का थोड़ा सा बताया होगा कि यूरिया कैसे बॉडी में एक्सक्रीट हो रहा होता है और यूरिया कैसे हमारे पास हेल्प करता है हाइपरोस्मोटिक रीनामेडुलरी इंटरस्टिशियम के लिए। तो पहले पॉइंट को इसमें ये बताया होगा हमारे पास, इसके लिए एक तो ये डायग्राम थोड़ी सी है, लेकिन इस डायग्राम से पहले डायग्राम ये आगे बताई होगी। ठीक है, और जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ बस वही याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे जो कि बताया हुआ है कि यूरिया की कंसंट्रेशन है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से लेके ऑनवर्ड हमारे पास इंक्रीज करी है। डिस्पाइट के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन होती है, सल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन हमारे पास क्या है कि फिर भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करी है। और ये भी बात है कि हमारे पास जो कि यूरिया होता है उसकी परमिबिलिटी भी आगे की तरफ हो रही होती है, यानी कि वो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है लेकिन फिर भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करी है। अब वाइवा क्वेश्चन ये है कंसंट्रेशन इंक्रीज क्यों करी है। आंसर ये है कि यूरिया भी की परमिबिलिटी इतनी परमिएबल नहीं होती जितना वाटर परमिएबल होता है। ये बताया होगा यहाँ पे, बिकॉज यूरिया इज़ नॉट नियरली एज परमिएबल एज वाटर। ठीक हो गया, तो ये पूरा बताया हुआ है इसमें। अब आगे अगर हमारे पास कंसंट्रेशन इंक्रीज करी है तो अगर हमने, हमारा टारगेट क्या है कि हमने मेडुलरी इंटरस्टिशियम यानी कि ये जो कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम आगे सारा इसको हमने कंसंट्रेटेड करना है। तो हम एडीएच क्या करता है, एडीएच जब देखता है कि यूरिया की कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रही है तो एडीएच एक्टिवेट करता है यूरिया ट्रांसपोर्टर A1 A3 को, यूरिया को बाहर निकालते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में तो यूरिया को उसने निकाल दिया, इसका मतलब है कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाइपर ऑस्मोटिक आ गया। ठीक है, लेकिन हमारा एक टारगेट ये भी है कि हमने यूरिया को एक्सक्रीट करवाना था। तो एक्सक्रीट करवाने के लिए क्या होगा, जब यहाँ पे यूरिया की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो यूरिया ट्रांसपोर्टर A2 एक्टिव होंगे, वापस यूरिया यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से आगे वो अपनी पाथवे कंटिन्यू करेगा एक्सक्रीशन वाली, ताकि यूरिया एक्सक्रीट हो जाए। उसने मेडुलरी सिस्टम को हाइपरोस्मोटिक करने के बाद वो वापस चला गया ताकि एक्सक्रीट हो सके अपनी पाथ से। ये बात यहाँ पे समझाई होगी। और एक बात ये बताई होगी कि इवन हमारे पास अगर GFR रिड्यूस होता है तो यूरिया एक्सक्रीशन होती है वो अपनी नॉर्मल रूट पे वापस आ जाती है। इवन विद द रिड्यूस GFR यूरिया एक्सक्रीशन कम बैक्स टू इट्स नॉर्मल रूट। ठीक है, और आगे होगा काउंटर करंट एक्सचेंज क्या होता है, वाज़र प्रिजर्व कैसे करता है हाइपर ऑस्मोलैरिटी को। ठीक है, जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है वो हाइपर ऑस्मोलैरिटी को बनाता है और जो कि काउंटर करंट एक्सचेंज है वो हाइपर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखता है। काउंटर करंट एक्सचेंज वाज़र कहते हैं, जो कि जो ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होता है ना उसमें जो कि लूप ऑफ हेनले होती है उसको सराउंड करा होता है वाज़र, और वाज़र से आगे जो भी चीज़ होती है वो वेनस ब्लड में जाती है। अभी MCQ में वाज़र से आगे वेनस ब्लड में जाएगा। ठीक हो गया, तो आगे हमारे पास ये बताया कि काउंटर करंट एक्सचेंज में क्या होता है। काउंटर करंट एक्सचेंज में वाज़र का मैंने बताया। अब इसमें जो कि है ना मेडुलरी ब्लड फ्लो को लो रखते हैं, मेडुलरी ब्लड फ्लो लो होगा। और दूसरा पॉइंट ये कि वाज़र काउंटर करंट एक्सचेंज करके मिनिमाइज़ करता है वॉश आउट को स्ल्यूट को। तो अब इसको समझने के लिए डायग्राम से समझा देता हूँ। ठीक है, अब डायग्राम में बताया होगा ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले नहीं है, ये हमारे पास वाज़र है जो कि लूप ऑफ हेनले के साथ नीचे की तरफ आ रहा होता है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि as the blood goes downward in the vasa recta, it becomes concentrated. It becomes concentrated because water is lost through the osmosis, and as the blood goes upward in the vasa recta, it becomes
इट बिकम्स डाइल्यूट, ठीक है। एज द ब्लड गोज अपवर्ड इन द वेजर इट बिकम्स डाइल्यूट, या डाइल्यूट की जगह बोलो लेस कंसिडरेट, इट बिकम्स लेस कंसिडरेट बिकॉज वाटर हेयर इज री अब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड। तो ये इसके दो पॉइंट हैं कि एज द ब्लड इन द वेजर असेंड्स अपवर्ड इट बिकम्स लेस कंसिडरेट टू एंटी वाटर, और एंटी वाटर इसलिए हुई थी कि बाहर हमारे पास जो था वो हमारे पास बाहर हमारे पास डाइल्यूट इन्वायरमेंट थी और अंदर हमारे पास कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट हो रही थी। तो इस तरह से हमारे पास जो कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उससे इसने कोई चीज़ ली भी नहीं और कोई चीज़ दी भी नहीं, उसने उसकी जो कि थी पूरी मेडुलरी इंटरस्टिशियम को हाइपरोस्मोटिक, रीना मेडुला को हाइपरोस्मोटिक ही रखा। पहले तो यहाँ पे वाटर निकला था, अब जो वाटर निकला था वापस अंदर चला गया, ठीक है। जो वाटर रिलीज़ हो रहा है वापस वापस अंदर जा रहा है, तो उसने मेडुलरी इंटरस्टिशियम की जो वो ऑस्मोलैरिटी थी उसको उसने आल्टर या चेंज नहीं किया। तो ये इसके दो पॉइंट्स लिखने वाले हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर के, काउंटर करंट एक्सचेंज के। एक तो बताना है कि जो कि रीना मेडुलरी ब्लड फ्लो उसको लो रखना है, दूसरा ये बताना है कि जैसे हम डाउनवर्ड मूव कर ब्लड डाउनवर्ड जाता है हमारे पास इसमें वाजर एक्टा में, तो जो कि ऑस्मोसिस वाटर के तहत ये नीचे निकल जाता है और ये कंसनट्रेट हो जाएगा, और जब वापस जाएगा तो वापस अपनी नॉर्मल कंसनट्रेशन पे आ जाएगा, लेस कंसनट्रेट हो जाएगा क्योंकि वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसे पूरा कंटिन्यू होता है इसका पाथ। ये दो पॉइंट्स हैं लिखने वाले, एक ये वाला पॉइंट और एक मैंने पीछे लिखा हुआ उसको कॉपी कर लें। एक ये वाला पॉइंट, एज ब्लड इन द वेजर डिसेंड्स एज ब्लड इन द वेजर डिसेंड्स डाउन इट बिकम्स कंसनट्रेटेड ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट बताया समरी ऑफ द यूरिन कंसनट्रेटिंग मैकेनिज्म एंड चेंजेस इन द ऑस्मोलैरिटी इन डिफरेंट ट्यूबुलर सेगमेंट्स। अब जो कि ये वाला पॉइंट पार्ट है ना, ये आपका लिंक करता है पिछले चैप्टर के साथ, और पिछले चैप्टर के साथ एक टेबल, एक जितने भी आगे ये वाले पॉइंट्स हैं ना, ये जितने बताए हुए हैं ये सारे ये सिर्फ ये वाला पेज चैप्टर नंबर 29 का, और पीछे वाला पेज चैप्टर नंबर 28 का, जितने उसने बताए हुए हैं सारी डायग्राम्स वगैरह यहाँ पे कि ये किधर क्या रोल हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं विद दैट टेबल, और इनको मैं सेपरेटली बता दूंगा। चैप्टर नंबर 28 में ही मैंने इनको समझाया होगा, साथ ही वही वाला सारा प्रोसीजर है। इसके लिए बस ये टेबल याद करना है, टेबल ही मोर देन इनफ है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे चलें तो आगे हमारे पास एक पॉइंट ये यहाँ पे मिस हुआ है, इंक्रीज मेडुलरी ब्लड फ्लो होगा तो क्या होगा। अगर इंक्रीज मेडुलरी ब्लड फ्लो होगा तो वो यूरिन की कंसंट्रेशन नहीं होने देगा, मेडुलरी ब्लड फ्लो को लो रखना है। अगर इंक्रीज मेडुलरी ब्लड फ्लो किसी डायरेटिक्स की वजह से हो सकता है या किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, तो वो हमारे पास इसकी हाइपरोस्मोलैरिटी को ख़राब कर देगा। नेक्स्ट ये हमारे पास डेफिनेशंस हैं, इनको देख लेना। यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं कि प्लाज्मा क्लीयरेंस क्या होती है और फ्री वाटर क्लीयरेंस क्या होती है। फ्री वाटर क्लीयरेंस होती है यूरिन फ्लो रेट में से अगर हम ऑस्मोलर क्लीयरेंस को निकाल दें, ठीक है। अगर हमारे पास ये V-C ऑस्मोलैरिटी का बताया होगा ना यहाँ पे, और अगर हमारे पास फ्री वाटर क्लीयरेंस पॉजिटिव है तो एक्सेस वाटर इज़ बीइंग एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। पॉजिटिव होगी तो वाटर रिमूव होगा, नेगेटिव होगी तो वाटर जो क्या है वो रिमूव नहीं होगा, वो कंजर्व होगा, ठीक है, वो रीअब्सॉर्ब होगा। और अगर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो वो फ्री वाटर क्लीयरेंस नेगेटिव में जाएगी, अगर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम है तो वो फ्री वाटर क्लीयरेंस पॉजिटिव में जाएगी। आगे डिसऑर्डर बताए हैं, इसके दो डिसऑर्डर हैं, एक हमारे पास है डायबिटीज इंस्पाइडस है, दूसरी हमारे पास है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइडस। डायबिटीज इंस्पाइडस का मतलब ये होता है कि डाइल्यूट यूरिन बन रहा है क्योंकि हमारे पास जो कि ADH है या तो वो कम है या तो जो कि ADH के रिसेप्टर्स हैं वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे ADH को। पहले आते हैं कि सैन डायबिटीज स्पाइडस क्या होता है। इसकी कॉज हमारे पास ये होती है हेड इंजरी या पोस्टीरियर पाइट्यूटरी इंजरी कोई है जिसकी वजह से हमारे पास जो कि डायबिटीज जिसकी वजह से हमारे पास जो कि ADH है वो बन नहीं पा रहा। ADH नहीं बनेगा तो ना वो ऐड करेगा ना वो वाटर को रीअब्सॉर्ब कराएगा, और जो कि वाटर होगा वो हमारे पास धड़ाधड़ यूरिन में लॉस होता रहेगा। तो ये होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम ये इसका एनालॉग यूज़ करते हैं डेस्मोप्रेसिन, और वो V2 रिसेप्टर्स जो कि उन पर जाके ऐड करता है। वाइवा क्वेश्चन ये होता है कि V1 और V2 रिसेप्टर्स में फ़र्क क्या होता है। जो V1 रिसेप्टर होते हैं ADH के वो हमारे ब्लड वेजल्स में होते हैं, ब्लड वेजल्स में होते हैं, वहाँ पर जाके हमारे पास RTOC कंट्रैक्शन कराते हैं ताकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकें, ठीक है। और वो जो कि V1 वाले होते हैं वो हमारे पास फॉस्फोलाइपेज C से एक्टिवेट होते हैं, उस वाले सिस्टम को फॉलो करते हैं। जो कि V2 वाले होते हैं डिस्टिलोकोटिक लाइट ट्यूब्यूल में होते हैं, ये साइक्लिक AMP रेगुलेटेड होते हैं, और ये हमारे पास जो कि होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं एंटीबायोटिक हार्मोन को फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। आगे होता है इनएबिलिटी टू किडनी प्रोड्यूस टू ADH, ठीक है, इनएबिलिटी ऑफ किडनी टू रिस्पॉन्ड टू ADH। तो इसमें होगा कि एंटीबायोटिक हार्मोन तो हमारे पास है लेकिन जो किडनीज हैं वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही, उनमें इम्पेयरमेंट हो गई है, सेलुलर मशीनरी की रिसेप्टर्स की इंटरनलाइजेशन हो गई है, जिसकी वजह से वो हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे इसको। तो उसकी कॉजेज में आता है कोई ड्रग एब्यूज़ हो सकता है, कोई ऐसा लूप डायरेटिक यूज़ कर लिया है जिस तरह की फ्यूरामाइड हो गया जिसने हमारे पास इनहिबिट कर दिया है इलेक्ट्रोलाइट रिअब्जॉर्प्शन को, उसके साथ वाटर की
एब्जॉर्प्शन या फिर जो कि रिसेप्टर्स हैं वो इसको बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, या हमारे पास कोई एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होगी टेट्रासाइक्लिन या बताया होगा टेट्रासाइक्लिन का और लिथियम का, तो अगर वो एंटीबायोटिक या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हो गया तो उसका इफेक्ट भी इसमें आ सकता है। नेफ्रोजाइन डायबिटीज इंस्पाइडर्स को अगर इससे डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए हमें डेस्मोप्रेसिन देना पड़ेगा। अगर हमारे पास बंदा ठीक हो जाए तो मतलब कि ये डायबिटीज इंस्पाइडर्स से अगर फिर भी बंदा ठीक ना हो तो इसका मतलब हमारे पास जो डायबिटीज इंस्पाइडर्स नेफ्रोजेनिक थी। और साथ में इसके ट्रीटमेंट में होगा कि ये किसी रीनल पैथोलॉजी की वजह से होता है, हो सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है कोई बीमारी जिसकी वजह से ही हुआ हो, तो पहले उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट में अगर हाइपरनेट्रीमिया है तो उसके लिए हम लो सोडियम डाइट यूज़ कर सकते हैं या फिर थायराइड डायरेक्टिस यूज़ करके उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। आगे बताया होगा कि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को मेजर करने के लिए कह सकते हैं सोडियम होता है वो मोस्ट ज़्यादा सबसे ज़्यादा हमारे पास ईसीएफ में एक हाई कंसंट्रेशन में होता है, तो हम सोडियम कंसंट्रेशन से बाकी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को मेजर कर सकते हैं। प्लाज्मा ये क्वेश्चन बताई हुई, अगर बाकी स्ट्यूट्स आए तो उसके लिए ये क्वेश्चन होगी। आगे ऑस्मो रिसेप्टर एडीएच फीडबैक सिस्टम है, अगर आपको एडीएच रोल का पता है आपको ये वाला रिफ्लेक्स भी आता है। अब इस रिफ्लेक्स में ये बताया हुआ है, इस सिस्टम में बताया अगर हमारे पास वाटर डिफिसिट हो जाएगा तो क्या होगा, तो ईसीएफ में ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी जो कि एडीएच सिक्रीशन होगी पोस्टीरियर पाइट्यूटरी से बढ़ेगी और वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करके दोबारा नॉर्मल लेवल पे ले आएगी। बस ये फ्लो चार्ट है और सिंपल सा है, ठीक है। और बाकी इस पेज पे हमें ये बताना चाहिए कि जो कि पोस्टीरियर पाइट्यूटरी में हमारे पास रिलीजिंग साइट होती है, असल में जो एरिया सिंथेसाइज होता है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई में हो रहा होता है। सुप्राऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर, सुप्राऑप्टिक में मेजरली, पैरावेंट्रिकुलर में लेस मेजरली माइनरली हो रहा होता है, ठीक है। और इनकी लोकेशन की न्यूक्लियाई होती है AV3V रीजन, एंटीरियर वेंट्रल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, वहाँ पे ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इससे आगे चलें तो ये हमारे पास पूरा टेबल करना है। इसमें जो बताया हुआ है कि एंटीडायरेटिक हार्मोन की रेगुलेशन कैसे हो रही होती है। एंटीडायरेटिक हार्मोन की रेगुलेशन ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम और साथ में हम जो कि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है उससे भी हो रही होती है। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और साथ में स्टिमुलाई फॉर रेडियोसिकेशन बस ये बताया हुआ है। तो अगर हमारे पास प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी हमारे पास इंक्रीज़ हुई है, इसका मतलब है कि एक्सट्रेलर फ्लूइड में हमारे पास कंसंट्रेशन है वो बढ़ गई है। सेल में जो कि हमारे पास होगा इन्वायरमेंट होगा वो हमारे पास डाइल्यूट है, तो वाटर मूव करेगा सेल से बाहर की तरफ, यानी कि डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ। सेल होगा वो श्रिंक कर जाएगा, सिग्नल जाएगा पोस्टीरियर पाइट्यूटरी होकर एडीएच रिलीज हो, तो इस टाइम एंटीडायरेटिक हार्मोन होकर रिलीज होगा। इस टाइम प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी अगर इंक्रीज हुई है, कंसंट्रेटेड हुई है, तो वो बिल्कुल एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीज होगा। लो ब्लड वॉल्यूम, लो ब्लड प्रेशर है, हमारे पास ना जो एयोर्टिक और कैरोटिड बॉडीज़ में हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं ना, बायो रिसेप्टर्स हो गए और कीमो रिसेप्टर्स हो गए, फ़ौरन इसको सेंस कर लेंगे। बायो रिसेप्टर्स और बायो रिसेप्टर्स होते हैं इसको सेंस कर लेंगे, तो बायो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंस कर लेंगे इसको, वहाँ पर स्ट्रेच कम होगा तो फ़ौरन सिग्नल जाएगा नर्व्स के थ्रू पोस्टीरियर पाइट्यूटरी को कि रिलीज़ करो एडीएच, तो वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। नोज़िया, हाइपोक्सिया ड्रग्स हैं निकोटीन, मॉर्फिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड, ये भी इसको इंक्रीज़ कराएंगी, ठीक है। आगे आगे थर्स्ट मैकेनिज्म, थर्स्ट सेंटर का काम क्या होता है। थर्स्ट सेंटर का काम ये होता है कि जब बॉडी में हमारे पास साल्ट इनटेक ज़्यादा हो या कोई भी ऐसा तो वो प्यास लगवा दे, हमें फ़ौरन पानी पीने के लिए फ्लूइड इनटेक करना पड़े, तो वो होता कहाँ पे है, होता है हमारे पास एंटीरियर वेंट्रल वॉल थर्ड वेंट्रिकल में और साथ में होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में। और इसके जो कि वो स्टिमुलेंस बिल्कुल वैसे ही हैं जिस तरह के उसके होते हैं एंटीडायरेटिक हार्मोन के, इसको भी स्टेबल से देख लेना है। बाकी स्टिमुलाई फॉर थर्स्ट बताया हुआ है वो यही है सारा कुछ। आगे बताया होगा डायबिटीज इंस्पाइडस में और डायबिटी मेलाइटिस दोनों में प्यास क्यों लगती है। दोनों में हमारे पास डायबिटी मेलाइटिस में होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा, यानी कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो गई है, तो पर्सन उस ऑस्मोलैरिटी कवर करने के लिए पानी जो कि है वो पीता है। और डायबिटी इंस्पाइडस में डाइल्यूट यूरिन लॉस ऑफ वाटर होता है, पर्सन उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए पानी पीता है, लॉस ऑफ वाटर को ओवरकम करने के लिए। और ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सही।